हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के 9th लेक्चर में, जिसमें जो भी सर ने क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम रीसॉल्व करेंगे। तो आप इस लेक्चर को रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमको एक रिंग है, उसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और प्लस क्यू एक दूसरा चार्ज एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है। तो हमको फोर्स बतानी है क्यू चार्ज पर रिंग की वजह से। तो क्या हमने प्रीवियस क्लासेस में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी कि नहीं निकाली थी? झूठ मत बोलना, अगर नहीं झूठ बोल रहे हो तो इसका मतलब आप करके नहीं आए हो। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है के, एक सेकेंड, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस, ए नहीं था यार, वो था, क्या बोलते हैं, रिंग का रेडियस आर प्लस एक्स का पावर 3/2 था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ध्यान से देखना। अब क्या, अब ये कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई। हम ये चीज पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? फोर्स बराबर क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बराबर एफ बराबर क्यू ई। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई? पढ़े हो ना। तो सिंपली सिर्फ यहाँ पर एक क्यू रखेंगे और इस पूरे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या होगी? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस, यहाँ पर एक्स होगा यार, एक्स स्क्वायर होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर दो स्क्वायर। ठीक, अब देखो कहाँ थे। तो इसमें नीचे भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर हम लोगों ने डिराइव किया था। मैं डिराइव वाली पार्ट कवर सोच रहा हूँ ना कराया करूँ, क्योंकि नीट में डेरिवेशन थोड़ी आता है। आपको अपनी बायो की शक्ति अपना के रट्टा मारना है इसको, एक्सप्रेशन को। हो गया पहला सवाल, मुझे फोर्स पता चल गई। ठीक है, सर ने इसी को डायग्राम में बनाकर एक और सवाल बनाया था जो कि थोड़ा थोड़ा काइनामेटिक्स से रिलेटेड है। देखो काइनामेटिक्स का कितना यूज है, वेक्टर का कितना यूज है, और वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का कितना यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पता चल जाएगा। एक चार्ज है, उसको एक्स डिस्टेंस पे, फिगर में जैसा ये दिख रहा है, एक्स डिस्टेंस पे रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? अच्छा अगर मुझे एक बात बताओ, स्पीड की जगह वेलोसिटी दिया होता तो चल जाता। देखते हैं आगे। एज सोन इन फिगर अबाउट, जबकि एक्स बहुत छोटा है रिंग के रेडियस के कंपेयर में। तो इस पर देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक रिपल्सिव फोर्स इस साइड लगेगी जो किसके बराबर होगी? क्यूई के। अब हमने क्या पढ़ा था, सही से बताना, किसमें? एनएलएम में। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। अब मास तो हम चार्ज का लेंगे, कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा अगर फोर्स लग रही है, क्योंकि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में कुछ एक एक्सेलरेशन भी लग रही है? हाँ कह सकते हैं भाई, क्यों नहीं कह सकते। अब अगर अगर एक चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, ठीक, तो इसकी मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में। भाई इस साइड मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। और मुझे इतना बताओ कि हमने 2D में कितना अच्छे से किया है कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है? तो स्पीड बढ़ती है। क्या होता है? स्पीड बढ़ती है। अच्छा, जब तक एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, जब तक एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तब तक स्पीड बढ़ती रहेगी। हाँ सही बात है भाई। तो जब तक फोर्स जीरो नहीं होगी तब तक क्या होगा? स्पीड बढ़ती रहेगी। तो बताओ क्या कभी फोर्स जीरो होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स मतलब चार्ज वाली फोर्स है जो लॉन्ग रेंज होती है। मतलब इंफिनिटी तक कुछ ना कुछ फोर्स लगती रहेगी, लगती रहेगी। तो वेलोसिटी भी इंफिनिटी तक बढ़ती रहेगी। इसीलिए वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज मेरा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे। जैसे फोर्स कम होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, वैसे ही देखो यार, वेलोसिटी अगर मेरी 5 मीटर पर सेकंड है, ये मेरी वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन मेरा 2 है। ठीक, स्टार्ट मान लेते हैं 100 है, तो स्टार्टिंग में फोर्स ज़्यादा थी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फोर्स की वैल्यू कम होगी, मान लेते हैं लेट 50, 25, 30 ऐसे होती जा रही है, तो वेलोसिटी तो ऑलवेज बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो पर सेकंड होता है वो वेलोसिटी में जुड़ जाता है। आगे चलेंगे। अब देखो, हमको ये बताना है कि इस रिंग की वजह से, एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, और ये चार्ज प्लस क्यू इस पे एक्स डिस्टेंस दूर रखा है, तो बतानी है कि ये एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। कैसे करते थे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम ऐसे डील करते थे कि क्या चार्ज जहां पर रिलीज किए हैं वो वापस आया या नहीं आया। अगर वापस आया, अगर वापस आ गया तो एसएचएम करेगा। अगर वापस नहीं आया, वापस चार्ज नहीं आया, तो एसएचएम नहीं करेगा। तो मुझे इतना बताओ, अगर ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक्स है, तो क्या कभी ये इसके पास वापस आएगा? ऑलवेज रिपल्सिव फोर्स एफ लगेगी और ये हमेशा दूर जाता जाएगा, तो ये कभी लौट कर नहीं आएगा। जब ये कभी लौट कर नहीं आएगा तो एसएचएम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
ठीक, इसीलिए ये SHM नहीं करेगा। अरे यार, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, ये देखो, अब एक माइनस क्यू रख दिया, चार्ज विल ऑसिलेट अबाउट द सेंटर ऑफ रिंग। अब इसमें तो क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन क्या अपने दिमाग से बताओ चार्ज पर इस साइड फोर्स लगेगी इस बार और वो अट्रैक्टिव होगी और ये इसकी तरफ जाना चाहेगा। अगर यहाँ पर हम रख के छोड़ते हैं, फिर हम उठा के रख देंगे यहाँ, फिर ये भाग जाएगा, फिर रख देंगे यहाँ तो भाग जाएगा, तो क्या चार्ज वापस आ रहा है? आ रहा है वापस। अगर हम इसको दूर रख रहे हैं तो फिर ये वापस आ जा रहा है, तो ये SHM करेगा, लेकिन ये इसका क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन पहले से बोल दिया है कि ये SHM कर रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, SHM नहीं। तो हमको रिंग के से आउट सेंटर तो टाइम पीरियड बतानी है, कैसे निकालेंगे मुझे सिर्फ इतना बताओ, कैसे निकालेंगे। एक काम करो, देखो हमको क्या पता है, हमको पता है फोर्स लगने वाली। फोर्स क्या होती है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए क्या, KQ(x) डिवाइडेड बाई R² प्लस x² का पावर 3/2। मुझे फोर्स पता है, कोई दिक्कत नहीं। F क्या होता है, F = ma होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ये हो जाएगा KQX डिवाइडेड बाई R² प्लस x² का होल पावर 3/2। अब क्या करें भाई, अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं। अरे यार, अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसको हम अकेला कर दें। तो जब हम एक्सेलरेशन को अकेला कर देंगे तो ये बन जाएगा KQX डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ जाएगा, मास ब्रैकेट में R² प्लस x² और इसका पावर 3/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ SHM या ऑसिलेशन करने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत छोटा हो। अब एम्पलीट्यूड छोटा होने का क्या मतलब है, बताओ बताओ। एम्पलीट्यूड छोटा होने का ये मतलब है कि जो x है, x ये वाली डिस्टेंस वो स्मॉल होनी चाहिए, मतलब x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल देन r। और जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा, तो x का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, और ये एडिशन में है तो हम 0 रख देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में हम 0 नहीं करते हैं। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई में 0 नहीं करते क्योंकि छोटे से छोटे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ध्यान से देखना, ये क्या होगा, अब ये वाला स्क्वायर अंदर आएगा, रुको, ये हो जाएगा KQX डिवाइडेड बाई M, और ये वाला R का पावर 3/2 हो जाएगा। तो R² से R का पावर हाफ कैंसिल होगा कि नहीं, क्योंकि जो हाफ होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, रूट होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, मुझे इतना बताओ, सिंपली क्या बचेगा, KQX को दूर रखो, बता रहा हूँ क्यों, M और ये R³ बच जाएगा =a। आपको ये इक्वेशन कुछ जानी पहचानी नहीं लगती है भाई, मुझे तो लगती है, क्योंकि मैं SHM पढ़ के आया हूँ। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, ओमेगा² के। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब हम ये लिख सकते हैं कि ओमेगा² = KQ डिवाइडेड बाई MR का क्यूब लिख सकते हैं ना भाई। अरे यार क्यों नहीं लिख सकते, क्यू कहाँ गया, अरे यार फोर्स लिखे थे ना, तो फोर्स में तो क्यू से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर एक क्यू भी आएगा, प्रीवियस वाले में आप सही कर लीजिएगा। अब देखो ओमेगा² क्या होता है, ओमेगा होता है 2π/t, तो ओमेगा² क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट इसको हम, तो ये हो जाएगा 4π² डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर = नहीं तो एक काम करें क्या, एक काम करते हैं, रुको स्क्वायर नहीं करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 2π/t का स्क्वायर = KQQ डिवाइडेड बाई MR³। हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड तो 2π = KQ डिवाइडेड बाई MR³ हो जाएगा। यहाँ से जो मेरा टाइम पीरियड है वो 2π√MR² डिवाइडेड बाई KQQ हो जाएगा। तो क्या हमने ऐसी एक्सप्रेशन पहले भी कभी की है, क्यों नहीं की है भाई। सिमिलर एक्सप्रेशन हमने कुछ जगह और की है जहाँ पर इसको हमने डायमेंशनली वेरीफाई भी किया था। तो अगर ऑसिलेशन का आता है MR³ होगा तो उसका डायमेंशन यही होगा हमेशा, मास होगा, मास के साथ R का क्यूब होगा डिवाइडेड बाई K होगा और चार्ज का स्क्वायर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है सेंटर पर। तो क्या हमने बहुत अच्छे से क्लास में एक चीज पढ़ी थी क्या, E = 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई R इंटू साइन θ/2। किसी भी सर्कुलर चीज पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है उस पर निकालने का ये फार्मूला था। अब सिंपली फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है, KQ/R। ध्यान से देखना R की जगह पर क्वेश्चन में A दिया है, ये रेडियस है तो इसको हम A ही ले लेंगे। दूसरी चीज साइन θ/2, ये थीटा कितना है बताओ, 180 है, तो साइन θ/2 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा।
तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2k लैम्बडा बाई ए लिख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें k की वैल्यू पुट की है। तो हम भी कर देते हैं यार, हमको क्या k की वैल्यू नहीं पता। k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a बन जाएगा। तो ऐसा एक ही आंसर मैच हो रहा है जिसमें 2 से डिवाइड किया है और नीचे एप्सिलॉन नॉट a है, तो वो वाला आंसर मेरा ये है। अब देखो अच्छा सवाल है भाई, फिर से अच्छा सवाल है। क्यों, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, ये मैंने अपने हाथ से लिखा है, सर ने लिखा नहीं था, सोचा क्वेश्चन के कोई कंफ्यूज ना हो। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक बात बताना मुझे, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर होती है निगेटिव की तरफ, तो इस वाले पार्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगेगी, मान लेता हूँ ए, और इस अरे यार कलर सेम हो गया, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और लगेगी ई। अब दोनों ही में एंगल जो है वो 180 है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ई नेट जो है वो 2 टाइम्स होगा ई का, लिख सकते हैं। और ई कितना होगा, ये बताओ, ई कितना होगा। ई का हमने पहले ही पिछले उसमें पढ़ा, क्या पढ़ा, अरे पढ़ा क्या, 2k लैम्बडा बाई आर निकाला पिछले वाले क्वेश्चन में जस्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2k लैम्बडा बाई आर, तो ये पूरा हो जाएगा 4k लैम्बडा बाई आर। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। फिर से एक बेहतरीन सवाल, क्यों बेहतरीन हो गया, क्योंकि इस पे पूरे पर नहीं रखा, सिर्फ इतने पर रखा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कुछ दूर इस तरफ होगी, बन गई। अब यहाँ पर सिंपली हम क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या था, 2k, देखो ये फार्मूला को रटना पड़ेगा, हाँ रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मेरे पास भी। तुमको पता है, एक बात बताऊँ, सही से बताओ, क्या मैं जो भी किया, मैंने आज तक इलेक्ट्रिक पार्ट पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भाई, मुझे डर लगता था इससे, कसम से बोल रहा हूँ, डर लगता था इससे। लेकिन मैंने सोचा यार ठीक है, देखते हैं, इतना भी कठिन नहीं हो सकता। जब काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स आ गया तो ये किस खेत की बैगन है, मूली नहीं बैगन, एमआर सर का बैगन, ठीक है। तो मुझे खुद इस चैप्टर को तुम विश्वास नहीं करोगे, नॉर्मली मैं मैकेनिक्स की क्लास अब 2 घंटे के अंदर ले लेता हूँ यार, इसकी क्लास मुझे करने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। क्यों पता है, एक एक चीज़ को मुझे समझना पड़ता है, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ा हूँ। जैसे 12th का एक बच्चा होता है, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ता है, मेरे लिए पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट, हाँ पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक एक्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा मेरे लिए एकदम जैसे कोई नया बच्चा पढ़ रहा हो। फर्स्ट टाइम मुझे एप्सिलॉन नॉट पता चला, फर्स्ट टाइम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चला, फर्स्ट टाइम मुझे फ्लक्स पता चल रहा है, फर्स्ट टाइम मुझे डाइपोल मूवमेंट पता चल रहा है। मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे यार, मैं सच में फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ और इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अच्छे से सीख रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। भले से मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कभी फील नहीं होने दूंगा कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा है और मुझे कम आता है। क्यों पता है, क्योंकि मैं इसमें जितना नीड है उससे ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी उससे याद होती हैं चीज़ें, ठीक। अब मुझे ई नेट बताना है, तो ई नेट का फॉर्मूला k³ बाई लैम्बडा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा कितना है, 90 है, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे रख देंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 45 की वैल्यू आपको नहीं याद है, छी ससुर, 1/√2 होती है, ठीक है। तो जब √2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा k³ बाई लैम्बडा बटे आर, ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब देखो भाई, आपकी डैश सूख सकती है इस सवाल को देख के लेकिन अगर आप सच में एमआर सर के स्टूडेंट हैं, सच में दिल से उनसे मेहनत से पढ़ते हैं, मतलब फोकस से पढ़ते हैं, मेहनत कुछ नहीं, नीट के लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और फोकस। ये एडवांस का सवाल है, लेकिन देखो हम कैसे करेंगे, ध्यान से बताना। इस वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी कि नहीं होगी, होगी ना, और इससे दूर, और इस वाले पार्ट की वजह से इसकी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस साइड होगी ना, क्यों नहीं होगी। अब मुझे इतना बताओ, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, जरूर होंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी, सिंपली यार k³ 2k³ बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई क्या, हम ई ही मान लेते हैं, एक काम करते हैं अभी ई मान के चलते हैं। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये ई है, ये E2 है और वो भी ई है। तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका ई नेट हम कैसे निकालते हैं बाबू, कम से कम 50 बार कर चुके हैं। जब दो इक्वल वेक्टर हों तो डायरेक्ट √2 इंटू ई कर दिया जाता है, स्वाहा। अब ई की वैल्यू क्या होगी, इस इतने पार्ट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो होगी 2k लैम्बडा बाई 2 सॉरी आर इंटू साइन
θ/2 वो कितना होगा भाई? क्या कर रहे हो यार, अभी निकाला था ना, छोड़ो, क्यों निकालना, टाइम इतना थोड़ी है। √2 k बाई लैम्बडा बाई आर, तो सीधा हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसको, क्या एक सेकंड रुको और आगे कर देते हैं, √2 इंटू √2 k लैम्बडा बाई आर, √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो ये 2 हो जाएगा और k लैम्बडा बाई आर, तो ये मेरा क्या आ गया भाई, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और सोचो IIT का सवाल है, डैश IIT। अब देखो, अब मुझे बताना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या ये कुछ अपने से दूर, ये वाला पार्ट कुछ अपने से दूर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मान लेते हैं कुछ E, ठीक है। अब मैं दूसरा कलर लूंगा, और ये वाला पार्ट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाएगा अपने से दूर, वो भी E लगाएगा। अब मुझे इतना बताना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काट देंगे कि नहीं, काट दिए तो तो ये दोनों एक दूसरे को काट दिए। अब क्या करेंगे, तो अब जब ये दोनों एक दूसरे को काट दिए और ये वाला पार्ट, अरे यार कोई अच्छा सा कलर नहीं मिलता, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अपनी तरफ लगाएगा E, और ये वाला जो पार्ट है वो अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, तो अपनी तरफ E लगाएगा, तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पर जो चारों हैं आपस में पेयर बनाकर कैंसिल हो जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं E नेट बराबर 0। अब आगे करते हैं, क्या आगे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन। अब मुझे सिर्फ इतना बताना कि हम इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, एक शॉर्टकट लॉन्ग कट छोड़ो, बस बताना मुझे इतना बताओ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये इससे दूर लगाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा, मुझे इतना बताना, कर देगा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाएगा, और मेरा जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट, ये अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अपनी तरफ नहीं, ये चार्ज है तो अपने से दूर मतलब इस साइड ही ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है O पर, वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ E, और हमने अभी अभी सिर्फ इतने पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो क्या आया था, √3 बन गया यार, √2 k लैम्बडा डिवाइडेड बाई R, तो ये मेरी आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट पक्का यही आएगी यार, कुछ गलती तो नहीं है, ये है θ2a नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, भाई नेट वाली तो मेरे अकॉर्डिंग यही आनी चाहिए। अब दूसरी चीज करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ADCB, मतलब कोई दूसरा कलर मिल जाओ, वाइट ही ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ADCB मतलब A यहाँ से AD, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ, कैसे निकालेंगे बताओ। तो कैसे निकालेंगे सीधा यार फॉर्मूला पुट कर दो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। E = 2k बाई लैम्बडा डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई बाई साइन θ/2। यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 270, तो θ/2 हो जाएगा 135, पक्का, हाँ पक्का। अब साइन 135 की वैल्यू नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, MR स्टार जिंदाबाद, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री। तो सर ने क्या बताया था कि इस पर बना दो एक मिरर, और ये वाली वैल्यू इसको कॉपी कर लेगी, ये वाली वैल्यू ध्यान देना और ये वाली इसको, तो क्या हमारा 135 डिग्री 45 के बराबर होगा, मतलब जो वैल्यू 135 की होगी वही वैल्यू 145 की होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2k बाई लैम्बडा, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं क्या 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 लिख तो दिए, अब √2 को 2 से जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 k लैम्बडा डिवाइडेड बाई R। ये मेरी हो गई क्या है भाई, ADCB की इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चलेंगे, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे भाई, यहाँ पर तो चार्ज ही नहीं है, तो हमने ऐसा सवाल पहले भी कर लिया है। क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, कैसे करेंगे, देखो इस वाले पार्ट की वजह से ये अपने से दूर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E लगाएगा, और इस वाले पार्ट की वजह से ये अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा जो कि E के बराबर ही होगी, ठीक है। अब बच रहा है बेचारा ये वाला पार्ट अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाएगा, लगा दिया। दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये वाला पार्ट अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाएगा, वो है E। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 है, तो
ये ई, ये 2e हो गया, ये e हो गया, इसके बीच में एंगल 90 है। तो क्या हमको इसका वेक्टर सब निकालने आता है? क्यों नहीं आता। तो ई नेट हो जाएगा रूट ऑफ, रूट कर लेते हैं जब 90 डिग्री होता है दो अनइक्वल वेक्टर, इक्वल वाले का तो रूट 2 याद कर लिए हो, याद कर लो। तो ई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2e का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ रूट 5e आ जाएगा। कैसे आया भाई? ये भी स्क्वायर, अंदर क्या हुआ? अंदर हो गया 5e का स्क्वायर ऊपर रूट, फिर उसके बाद मैंने रूट 5 को अलग रखा और रूट ई स्क्वायर को अलग रखा, ई स्क्वायर को रूट खा गया तो बचा रूट 5e। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या सही है कि नहीं सही है यार? गलत तो नहीं कर दिया मैंने? ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। ई की वैल्यू भी रख देते हैं यार, ई की वैल्यू नहीं रखा ना, सर ने वैल्यू रख दिया था। तो ई की वैल्यू क्या होगी? मुझे इतना बताओ ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ई की जो वैल्यू है वो होगी के क्यू बाई लैम्बडा। अरे यार ई है, आप ई की वैल्यू निकाल लेना, अब इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो। निकलवा दूं क्या? थोड़ा देखना पड़ेगा यार कैसे निकाले थे, सब कुछ अजीब ही किए थे। हम इसका आंसर इस पूरे से भी एंगल लेके निकाल सकते हैं, लेकिन हम इससे निकालेंगे क्योंकि हमको ई ही निकालना है, और ई तो ये भी दे देगा। कैसे देगा? ई इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई आर का मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा बाई 2। ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा। 45 की वैल्यू होती है k लैम्बडा बाई आर 1/√2। 1/√2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2√2 k लैम्बडा बाई आर। अब इसको जब हम देखो, हम यहाँ से भी 180 से भी निकाल सकते हैं, इस 90 से भी निकाल सकते हैं। थीटा जो होता है वो किसी एक सेम चार्ज जैसे वालों के बीच में होता है। तो अब कहाँ थे हम? √5 ही, तो √5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाई √2, सॉरी आंसर k लैम्बडा बाई आर, यही है आंसर, यही है। तो √5 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ये √10 हो जाएगा और k लैम्बडा बाई आर आ जाएगा। आगे चलेंगे भाई। अब देखो सिंपल सवाल है। क्यों सिंपल है? इसलिए सिंपल है कि हमको सिंपली बताना है कि द फिगर सोन प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू 2 चार्ज, द साइन ऑफ चार्जेस इज। अब देखो ये एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आ रही है, तो हम क्या पढ़े हैं? निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है। तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो ये मतलब निगेटिव है, इसकी भी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसका मतलब ये भी निगेटिव है, तो दोनों मेरे निगेटिव चार्ज हैं। आगे चलेंगे। बोल रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन सही ड्रॉ की है? पॉजिटिव चार्ज से दूर पिछले बताया सही है, नेगेटिव चार्ज के पास सही है, ये देखने की जरूरत ही नहीं, ऑल ऑफ अबाउ। अब देखो हमको लाइंस देखनी है Q1 और Q2 और हमको रेशियो बतानी है Q1 बाई Q2। तो जो Q1 होती है, Q होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन। तो Q1 से कितनी लाइंस गुजर रही हैं? ध्यान से अपनी आंखों से देख के मुझे बताओ Q1 से कितनी लाइन गुजर रही हैं? 1 2 3 4 5 6। इससे दूर जा रही है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पूछा नहीं है फिर भी। 6 लाइन हो गई, 7 8 9 10, मतलब Q1 से 10 लाइन गुजर रही है। Q2 से कितनी लाइन गुजर रही हैं? मतलब कितनी लाइन इसके पास आ रही हैं? 1 2 3 4, 4 लाइन आ रही हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा इसलिए इसके पास आ रही हैं। तो Q1 बाई Q2 का जो रेशियो होगा वो 10/4 हो जाएगा, जो कि 5/2 के बराबर होगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अब मुझे बतानी है, ये देखो इतना सिंपल सवाल नीट में आया था भाई। और तुमको एक और बात बताओ, मैं सही किया था कि नहीं? मैंने शायद ये सवाल भी गलत किया था। तुम सोच सकते हो मेरा कितना गंदा था ये चैप्टर मेरे लिए। फिगर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं डेंसिटी ऑफ लाइन के। तो इस एरिया में देखो इतनी कम जगह पर, मान लो मैंने कुछ ऐसे एरिया बनाया इतना छोटा सा, तो क्या इस एरिया में 2 लाइन आ गई? नहीं, लेकिन इस एरिया में 2 लाइन आ गई। तो जहां पर लाइन पास पास वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, तो ई ए ज़्यादा होगी और ई भी ज़्यादा होगी। जहां लाइन दूर दूर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती है, तो हम सीधा लिख देंगे ई ए ग्रेटर देन। तो मैं खुद सोचो मैंने ये सवाल गलत करके आया था नीट में, ये प्रीवियस 2-3 ईयर पहले के क्वेश्चन आए थे, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। आगे चलेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, वो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास तो उन दोनों के बीच देखो मास ऑफ प्रोटॉन बीच में होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर होगा, इस पर चार्ज E माइनस होगा, इस पर चार्ज E प्लस होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग, तो इसका फोर्स दिया है Fp, इसका फोर्स दिया है Fe। तो हमको बताना है कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा नहीं है? F बराबर क्या होता है? QE पढ़ा है।
ये कहीं पर मास पे डिपेंड कर रहा है, सब जगह देखो मास 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 है, ये कहीं पर मास पे डिपेंड कर रहा है नहीं। जब ये मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो एफ भी मास पर डिपेंड नहीं करेगा और एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ पी। ठीक, मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है, एक प्रोटॉन है जिस पर चार्ज m है, उसको चार्ज मास m है, चार्ज e है, रिलीज किया रेस्ट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑफ स्ट्रेंथ e, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस d। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों क्यों अच्छा सवाल है? इसलिए क्योंकि इसमें जुड़ा है अपना क्या, काइनेमैटिक्स का फ्लेवर। क्या हमने काइनेमैटिक्स में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ठीक, तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती थी तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाती थी हाफ at का स्क्वायर। भाई काइनेमैटिक्स दिल में बस गई है, कसम से बता रहा हूँ पढ़ के। आपके भी दिल में बसी होगी तभी ये सवाल आसानी से होगा। अब मुझे टाइम बताना है, तो क्या यहाँ से हम जब किसी चीज को किसी हाइट से ड्रॉप करते थे, इस फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट लिखते थे t इज इक्वल टू 2h/g। याद है या भूल गए? याद नहीं, सब कुछ भूल गया अब। हाँ याद नहीं, अब कुछ भूल गया सब कुछ। अमित सर का गाना है ये। तो हमको टाइम ये होता है 2D में। उसी प्रकार उसी तरह इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E है और एक चार्ज M है, उसको ऐसे ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब रख दिया, जस्ट रिलीज किया, प्रोजेक्ट नहीं किया या थ्रो नहीं किया। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। अब जब इसको ऐसे ही रख दिया तो इस पर कुछ फोर्स इस साइड लगेगी, इस साइड कुछ फोर्स लगेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जहां तक उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो क्या डिस्टेंस कवर, जैसे कुछ एक्सेलरेशन लगेगा, उस एक्सेलरेशन की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। फोर्स लगेगी, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लगता है, मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन में ऐसा बताया था। तो होगा ये कि कुछ ये डिस्टेंस डी कवर करेगा। यही डिस्टेंस डी तो बताना है, डिस्टेंस डी कितने टाइम में कवर करेगा। तो सिंपली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है QE/m। कैसे निकाला? F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू QE, QE इज इक्वल टू ma, m को नीचे ले गया तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। बस यही एक्सेलरेशन को इस टाइम में पुट कर देना है। अब देखो यहाँ पर जो h है वो मेरा d है, डिस्टेंस कवर्ड, और जो मेरा एक्सेलरेशन है वो QE/m है, m ऊपर चला गया। तो मेरा जो आंसर है Q, वो चार्ज E दिया है सवाल में, तो हम लिखेंगे 2dm/e और कैपिटल E। ये मेरा टाइम हो जाएगा। एक चीज आप देख रहे हैं क्या, टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m के। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जिसका मास ज्यादा होगा वो धीरे धीरे जाएगा, जिसका मास कम होगा वो जल्दी जाएगा। इसका क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा होता है तो वो कम होता है तो वो कम टाइम लेगा देन प्रोटॉन के मास के। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक मास है, चार्ज Q सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड इंटेंसिटी। तो एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग व्हेन वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर ने जब एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन करवाया था ऐसे, तो उसमें जो एंगल बनता है थीटा वो नहीं करवाया था। tan थीटा बराबर जो भी फोर्स लग रही होगी, मान लो यहाँ पर क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, डिवाइडेड बाई mg। करवाया था या नहीं करवाया था? झूठ मत बोलना, नोट्स में खोल के देखो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? सिंपली QE होगी डिवाइडेड बाई mg। तो tan इनवर्स ये है tan थीटा, तो थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ QE/mg। तो tan इनवर्स QE/mg एक ही इसमें है, वो है फोर्थ वाला ऑप्शन। मैं अपना आंसर चेक कर लेता हूँ, मेरा आंसर सही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।